ये रहा एंड ये रहा। सो लास्ट जो क्लास था वहां पे हम लोग एक बढ़िया सा रिजल्ट प्रूव कर रहे थे। मैं वापस से उसको स्टेट करूंगा। प्रूफ जो है वो पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन उसके मेन पार्ट लिख दूंगा। स्टेटमेंट जो था थियरम का वो ये था, एवरी फील्ड हैज अ सबफील्ड isomorphic to either ZP और Q। हमारा जो पहला लेक्चर था इससे पहले वाला, वहां पे हम लोग ने ये प्रूव किया था, इफ माय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड इज P, then there exists a subfield isomorphic to ZP, and if my characteristic of F is equal to 0, then there exists a subset of F isomorphic to Z। now उसके बाद हम लोग ने क्या किया था, this Z was isomorphic to my F of Z, which is a subset of F. Then we defined it as set T to be given by AB inverse, where A and B are element of F of Z, where my B is a non-zero element. हम लोग ने लास्ट में क्लेम करके छोड़ा था, क्लेम इज T is isomorphic to Q। ऑब्वियस सी बात है, ये Q आइसोमॉर्फिज्म होगा तो आई डिफाइन अ मैप एंड दैट मैप वुड बी अ बाइजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म, हेंस वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। सो लेट मी जस्ट डिफाइन अ मैप 5 from A, 5 from, I'll just define it from Q to T by my phi of A by B is same as AB inverse। ये AB inverse मैंने किस तरीके से कर रहा हूं, if you see I could say I am abusing the notations, because if you see carefully my AB inverse and this AB are the element of the field, but still I am using it inside the rational number, है ना। अगर आप देखोगे ना, ये A और B जो है वो मेरे फील्ड के एलिमेंट है, बट स्टिल मैं उसको Q के अंदर यूज कर रहा हूं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज आई नो दिस AB आर एक्चुअली द एलिमेंट ऑफ F of Z फॉर मी, and this F of Z is isomorphic to Z। यानी कि इस AB के लिए सामने Z के अंदर भी कुछ एलिमेंट होगा which would be similar। तो आई एम जस्ट abusing the notation, but still what I will find is this 5 is an isomorphism। आइसोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करोगे? आई विल प्रूव द आइसोमॉर्फिज्म। पहले तो ये बताओ एडिशन प्रिजर्व करता है, फिर ये बताओ मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व करता है, फिर ये बताओ कि भाई वो एडिशन पे स्प्लिट होता है, फिर ये बताओ कि वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी स्प्लिट होता है। बट दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू। आई जस्ट रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि वो चार चीज एक बार प्रूव करो और मुझे बताओ कि आपसे होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो ये मैं करके दूंगा, ठीक है। यू आर सपोज टू प्रूव दैट द मैप डिफाइंड बाय दिस शुड बी एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। सो अगर सपोज ऐसा होता है, then this implies my T is a subfield of F isomorphic to Q। यानी कि अल्टीमेटली मैंने सिर्फ आज कंक्लूड किया है कि ये जो T है वो Q को आइसोमॉर्फिक होगा बाय विच मैप, सो phi of AB goes to AB inverse। By this map my phi is going to be an isomorphism, hence T is that subfield which is isomorphic to Q। यानी कि हमें यह पता चला कि अगर आपके पास कोई भी सब फील्ड होगा,
सॉरी कोई भी आपके पास फील्ड होगा, देन यू विल गेट अ सब फील्ड विच इज आइदर आइसोमॉर्फिक टू ZP. अगर ZP नहीं है उसके अंदर फॉर एनी प्राइम ट्री, then it would definitely there exists a subfield which is isomorphic to rational numbers. ठीक है, तो कुछ पार्ट इसका होमवर्क है, जैसे कि यहाँ पे फाइव को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना. अदरवाइज इफ आई वांटेड मैं यहीं पर ही कंक्लूड कर देता. मैं क्या करता कि मैं आपको बोलता कि अगर सपोज मेरे पास एक फील्ड है जिसके अंदर इंटीजर्स हैं, सो कैन आई से उस फील्ड के अंदर फिर रैशनल नंबर्स भी होंगे? थोड़ा सोच के बताओ, जस्ट थिंक अबाउट इट. इफ एनी फील्ड has a copy of integers, then it must have a copy of rational numbers. इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कि ये सही लग रहा है कि नहीं. अगर मेरे पास एक फील्ड है जिसके अंदर इंटीजर का कॉपी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉपी ओवर हियर? दैट मींस आई एम सेइंग कि फील्ड के अंदर देयर इज अ सबसेट व्हिच इज आइसोमॉर्फिक टू इंटीजर्स. अगर इंटीजर को आइसोमॉर्फिक एक कॉपी है, देन उसको रैशनल नंबर को भी आइसोमॉर्फिक कॉपी होना ही चाहिए. विल इट बी ट्रू? सोच के बताओ चैट बॉक्स में. आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक. अकॉर्डिंग टू साबिया पहले वो यस था, फिर उन्होंने लिखा बट नो ऑल. व्हाट डज इट मीन साबिया, क्या कहना चाहते? ओके, इट इज यस नाउ. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अगर किसी फील्ड के अंदर इंटीजर्स जैसा कॉपी होगा तो उसके अंदर रैशनल नंबर जैसा कॉपी होना जरूरी होगा क्या? थिंक अबाउट इट. अगर सपोज मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक फील्ड है जिसके अंदर इंटीजर जैसा कॉपी है, सपोज दैट कॉपी इज नथिंग बट दिस सेट, एंड देन व्हाट आई विल डू, दिस इज सेट आइसोमॉर्फिक टू Z. मैं क्या करूंगा, इसके ही एलिमेंट के रेशियो लेने लगूंगा. सो आई जस्ट टेक रेशियो ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज सपोज इसके अंदर से ए बी लिया, तो आई विल टेक ए बी, ए बाई बी, दैट इज ए बी इनवर्स. और इसका मतलब आपने इंटीजर्स की रेशियो लेना स्टार्ट कर दिया. अगर आप इंटीजर्स के रेशियो लोगे तो आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा. यानी कि आपका वो जो सबसेट होगा उसका रेशियोस अगर आप लेने लगोगे ए बी इनवर्स, देन दैट न्यू सेट विल बिकम एन आइसोमॉर्फिक कॉपी ऑफ Q. जो चीज हम लोग ने यहां पर वही किया, मैंने वही किया. मेरा एफ ऑफ जेड जो था वो जेड का कॉपी था, तो मैंने उसका ए बी इनवर्स लेना स्टार्ट कर दिया, तो दैट वुड बी आइसोमॉर्फिक टू Q. सो ये मैंने पहले आपको थियोरिटिकल प्रूफ दिया और फिर मैंने यहां पे आपको उसका कॉन्सेप्ट दिया. ठीक है, इज इट फाइन? बाकी लोगों को समझा मैंने क्या बोला? ओके, सो और एक मैं आपकी वो जो बुक था, सॉरी प्रैक्टिकल शीट था, उसमें जा रहा था तो मुझे वहां पर और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखा है, तो मैंने सोचा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. इट इज रिलेटेड टू मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल. मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमने किया था कि नहीं किया था. सपोज R is a commutative ring such that A raised to n is equal to n, then show that every prime ideal is maximal ideal. I'll just state that result. अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो आज उसको प्रूव कर लेते हैं. What the result is, if R is a commutative ring such that for all A inside R, I should be more precise, for any A inside R, there exists a natural number n such that my A raised to n is equal to A. Then we will show that every prime ideal in R is a maximal ideal.
यस, नहीं किया ना? सो हम लोग इसको आज प्रूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट लगा मुझे ये तो। प्रूफ देखते हैं भाई। आई नो आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट उसके अंदर से कोई भी एलिमेंट अगर मैं उठाता हूं, देन फॉर दैट एलिमेंट देयर विल एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट उसका पावर n करने पे मुझे सेम एलिमेंट मिलता है। ठीक है, देन आई विल शो दैट ऐसे रिंग के अंदर अगर आपके पास कोई भी प्राइम आइडियल होगा देन इट बिकम्स मैक्सिमल आइडियल। हम लोग को ऑलरेडी पता था कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज अ प्राइम आइडियल। हमें यह भी पता है कि देयर एग्जिस्ट अ प्राइम आइडियल इन ZX व्हिच इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, बट if a ring satisfies this beautiful property then every prime ideal become maximal ideal. Let us just prove this. Let P be any prime ideal of R. That is, if my AB is an element of P, then either my A is an element of P or my B is an element of P. Also, my P is a proper ideal. My claim is my P is a maximal ideal. मुझे इस चीज को प्रूव करना होगा कि वो मैक्सिमल आइडियल है। ऑलरेडी गिवन दैट P इज अ प्रॉपर आइडियल, वो एक प्रॉपर आइडियल है, हमें पता है बिकॉज वो प्राइम है तो वो प्रॉपर तो होगा ही। उसके बाद सपोज इफ देयर एग्जिस्ट suppose if there exist ideal I of R such that ये जो आइडियल है वो मेरे P और R के बीच में आता है, तो अब मेरा क्लेम क्या होगा? What should be my claim now? What I should show? Yes, anybody? Then I should show that my I is equal to P or my I should be same as R. Now, if my I is equal to P, nothing to prove. If my I is equal to P, then nothing to prove. But suppose if my I is not equal to P, we will show that my I should be same as R. कोई भी आइडियल रिंग जैसा कब होता है? If and only if the unity is there inside that ideal. So if I tell you my I is not equal to P, उसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं अब? If my I is not equal to P, what does this imply? I already know that my P is an element of I. मतलब कि P is a subset of I, but I is not equal to P. That implies me what? हम लोग ने ऐसी चीज कर चुके हैं, इसलिए आई एम आस्किंग. Very good. There exists an element inside I such that this element is not an element of P. Correct? अगर ये एलिमेंट X अगर I के अंदर है तो वो R के अंदर भी होगा. अगर कोई भी एलिमेंट R के अंदर है, then by the property of that ring there will exist some natural number such that my x raised to n would be equal to x. ठीक है, यहां तक प्रूफ? Everybody, is it fine? X raised to n is equal to x. Yes, what about others? हाँ जी, एनीबडी समझा कि नहीं क्या किया गया यहां पर? ओके,
अतुल जी कुछ समझा, कुछ बोल नहीं रहे हो। श्वेता जी इज इट ओके, क्या लिखा गया स्क्रीन पे? अच्छा लास्ट स्टेप कैसा आया, शुड आई एक्सप्लेन? ओके, सो व्हाट आई डिड इज, मुझे ये पता था कि ये जो x है वो i का एलिमेंट है। अब i क्या है? r का आइडियल है, यानी कि वो उसका सबसेट होगा। therefore my x is an element of r implies me ring क्या है? ring is such that for any element inside the ring there would exist a natural number n such that a raised to n is equal to a. Hence there exists, suppose में n ही होना जरूरी नहीं है, so there will exist some other natural number also such that my x raised to m is x as it is. ठीक है, अब रिंग का यही प्रॉपर्टी है कि उसका हर एक एलिमेंट के लिए आप नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हो सच दैट वो पावर करने पे सेम एलिमेंट मिलता है। ओके, सो after this I'll just simplify this, so I can write x raised to m, I just subtracts x from both the side, minus x is equal to 0. Now this 0, will it be an element of p? क्या 0 p का एलिमेंट होगा? Why? Because p is an ideal, आइडियल है यानी कि वो रिंग है। अगर रिंग है तो उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। यस, बाकी लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है आज? श्वेता जी कुछ रिस्पांस नहीं है। अतुल, शेरॉन, एरिका, सरफराज जी जाग रहे हो? नगमा जी, दीपक, ओके, जिसका नाम लिया है, ओके ओके, जागते रहो यार, रिस्पॉन्स करते रहो, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट आई डू, आई फाउंड दैट x raised to m minus x becomes element of p. So I just take x common from both of this, so it is x raised to m minus 1, क्या हो रहा है, x raised to m minus 1 minus 1 r is an element of p. Since my p is a prime ideal, can I say either my x is an element of p or my x raised to m minus 1 minus 1 r is an element of p? Correct? सिंस वो प्राइम आइडियल है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज एन एलिमेंट, बट यहां पर हमने क्या लिया था, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ p, we already had x is not an element of p, therefore I will get my x raised to m minus 1 minus 1 r is an element of p. Okay, now what I see कि ये जो है मेरा p was a subset of I, but in this case it is not equal to, but I found my x raised to m minus 1 minus 1 r is an element of p which is subset of I, therefore x raised to m minus 1 minus 1 r and x also, this both are element of I. Can I conclude from this x raised to m minus 1 minus 1 r and x raised to m minus 1 would be an element of I? क्या ये कर सकता हूं मैं? अगर किसी आइडियल के अंदर x होगा तो उसके अंदर x raised to m minus 1 भी होगा। yes, so now what I do, I just subtract them because वो आइडियल है तो वो अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड है, so I just subtract them in a way I will get something beautiful. So it is x raised to m minus 1 minus x raised to m minus 1 minus 1 r, अगर मैंने इसको ब्रैकेट ओपन किया, whatever it might be it would be an element of I, and that is nothing but 1 r is an element of I because मेरे आइडियल के अंदर यूनिटी है,
therefore my ideal is same as the entire ring, therefore my P is a maximal ideal. ठीक है, समझा सबको प्रूफ क्या क्या कैसे किया? आई जस्ट गिव यू सम टाइम टू रीड द प्रूफ। एक बार रीड करो, कहीं कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो मुझे पूछो। रीड द प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या है। प्रैक्टिकल टाइप के कुछ क्वेश्चन कवर करने चाहिए। प्रैक्टिकल 3 के बहुत कुछ किए, प्रैक्टिकल 4 के कुछ करते हैं। ओके, ये इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट था। this is smallest number which could be written as this. Okay, that is the thing with the GCD of it, right? Yes. Correct. So it is nothing but GCD of that is nothing but 2. Okay, and if I do the product फिर कुछ और होगा, ठीक है, वो कर लेते हैं। Okay, so I'm not going to start with polynomial rings. उससे पहले कुछ मेरा ही पार्ट में सेशन में कुछ बाकी है, उसको ही खत्म करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग्स बात करते हैं बाद में, लेकिन अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये प्रूफ एक बार रीड कीजिए, कहीं कुछ डाउट रहेगा तो पूछे। उसके बाद हम लोग थोड़ा होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बात करनी है ना। Z के ऊपर होमोमॉर्फिज्म में आपकी प्रैक्टिकल शीट देख रहा था, उसके अंदर बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को थोड़ा कवर करता है, तो आपसे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ समझ रहा है सबको क्या क्या लिखा गया है स्क्रीन के ऊपर? एनीवेयर एनी डाउट प्लीज आस्क। ओके, बट सर आंसर नहीं है। किसका आंसर नहीं है? हाँ, प्रैक्टिकल के आंसर्स थोड़ी देने होते हैं वो तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है ना। आंसर्स भी दे दिए तो फिर क्या फायदा? अब तो डिग्री में हो, चलो खुद से लिखो। ठीक है, तो एक कुछ और आगे करता है, देखते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल शीट का वो बना देता हूं, आंसर शीट, है ना। 2-3 साल के बाद वापस से टीवाई दोगे ना, तब मैं बना के रखूंगा, लेकिन अभी के लिए खुद से लिखेंगे। अब हम लोग क्या काम करेंगे? अब हम लोग काम करेंगे, हाँ मैं क्या सोच रहा था कि होमोमॉर्फिज्म के बारे में कुछ बताना। सो व्हाट आई डू, हम लोग है ना किसी पर्टिकुलर केस के लिए स्पेशल टाइप के होमोमॉर्फिज्म के लिए बात करना चाहता है। फॉर एन एग्जांपल, लेट f from z to z be any homomorphism. सो हम लोग इस होमोमॉर्फिज्म को थोड़ा स्टडी करना चाहेंगे कि z से z तक कैसे टाइप के होमोमॉर्फिज्म हो सकता है और कितने हो सकते हैं। सिमिलरली हम लोग q से q के लिए बात करेंगे एंड फिर c से c के लिए बात करेंगे। ठीक है, सो आज हम लोग एटलीस्ट z और q को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो इफ आई हैव f from z to z be any ring homomorphism, सबसे पहला मैं ये सोचता हूं कि मेरा f of 0 क्या होगा। What would be my f of 0? मतलब इनसाइड इंटीजर ये जो 0 है वो सामने कहां पे मैप करना चाहिए? Yes, anybody? It should map to 0. Yes, let us just try to prove this. Under homomorphism, the 0 will get mapped to 0. How we can prove this? Suppose this is getting mapped to x, then I can write my f of 0 जो है उसको मैं लिख सकता हूं f of 0 plus 0. अंदर का 0 है, मैंने 0 plus 0 लिखा, that is same as f of 0 plus f of 0. यहां पर सामने एक ही बार f of 0, so x is equal to x plus x. Subtracting x from both the side, I get 0 is equal to x.
Hence this f of 0 would always be 0. Similarly अब मैं f of 1 के बारे में सोचता हूं. सपोज f of 1 जो है वो y पे मैप करता है. So that means my f of 1 can be written as f of 1 स्क्वायर लिख देता हूं. चलो f of 1 into f of 1 लिख देता हूं. f of 1 into f of 1 यानी कि यहां पर 1 into 1. So that is same as f of 1 times f of 1. अब क्या करेंगे? That is nothing but y is equal to y square. So what does this mean? इसका मतलब क्या होगा? y के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? What are the possible values of y? उसको छोड़ के और कुछ नहीं होगा साबिया जी. Yes, this implies me थोड़ा सोच के और y minus 1. Okay, let me just see this. I can write this is same as y square minus y is equal to 0. Therefore, if I write y, साबिया जी -1 सेटिस्फाई करता है क्या इसको? एनीबडी? -1 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को? नहीं करता है. राइट, वेरी गुड. सो क्या हुआ ना, जब भी जैसे आपने बोला ना तो ऐसे मैंने ये सोचा कि भाई ऐसा लिख दूंगा. Therefore, there are two roots of this. Y could be equal to 0 और my y is equal to 1. सो मुझे पता चला 0 तो 0 पे जाता है, बट ये जो यूनिटी है 1 है वो दो जगह पे जा सकता है. इट कुड गो टू 0 और इट कुड गो टू 1. सो हम लोग यहां से दो केसेस बनाने की कोशिश करेंगे. केस 1, इफ my y is equal to 0, therefore my f of 1 would be equal to 0. yes or no? does this imply मेरा f of 2 जो है is also 0? f of 2 भी 0 होगा. अगर f of 1 0 है तो f of 2 को भी 0 होना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज f of 2 को मैं लिख सकता हूं f of 1 plus 1 और दोनों ही 0 हो गए. दिस इज सेम एज f of 1 plus f of 1 and this is nothing but 0 plus 0 and hence the answer is 0. By induction, my f of n would be equal to 0 for all n inside natural numbers. बट फिर भी इसके बाद अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज f of -1, ये क्या होगा? What would be f of -1? f of 1 0 है. By using it, can you write what is f of -1? Yes, we can write it as same as f of 1 minus 2. But उससे क्या होगा? It would be f of 1 minus f of 2. That is same as 0 minus 0. So it is 0. Also, Sabia ji, what you could have done over here, आप ऐसा लिख देते. This is same as f of -1. Yes, so this is minus of 0. That is 0. Anyway, कोई भी वे से करोगे तो आपको यही मिलेगा कि f of -1 0 आएगा. अगर f of -1 0 है, this implies you f of -2 भी 0 होगा. And so on, you will get f of minus n is also 0 for all n inside natural numbers. Does this implies together that my f of n is equal to 0 for all integers inside z? Sorry, for all n inside integers. Yes? अगर मेरा y 0 हो गया, that means हर एक एलिमेंट को फिर 0 पे लेके जाना पड़ेगा. This implies my f is a 0 map. मतलब कि अगर
मेरा f from z to z is a ring homomorphism such that one goes to 0, then every other element of that ring z will get mapped to 0, and hence it becomes a zero map. So zero map is one of the homomorphism from z to z. सिमिलरली हम लोग सेकेंड केस के बारे में बात करेंगे. नाउ केस 2. इफ माई y इज इक्वल टू 1, अगर y 1 है, therefore what does it mean? That means my f of 1 is 1. f of 2 क्या होगा? f of 2 क्या होगा? 2. Similarly, if I just continue this, my f of n would be n for all n inside natural number by induction. Also similarly, if I tell you what is f of minus 1, similar logic लगाओ. f of minus 1 क्या आएगा? It would be minus 1. अगर f of minus 1 है तो f of minus 2, and by the induction I will get f of minus n is equal to minus n for all n inside natural number. Therefore, what I found is my f of n is equal to n. जो इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट है. 0 डाला तो 0 आता है, 1 डाला तो 1 आता है, n डाला तो n आता है, and this is true for all n inside integer. This implies in this case is an identity map. So what is my conclusion from this? My conclusion is zero map and identity map are the only homomorphism from Z to Z. आपके एमसीक्यू में एक क्वेश्चन है कि क्या था? नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म. यस, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z to Z. 4 ऑप्शन हो गए, 0, 1, 2 and not defined. करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी. कौन सा करेक्ट आंसर होगा? The correct answer is, how many homomorphism are there from Z to Z? The answer C is correct. लेकिन ये इतना सिंपल सा चीज मैंने क्यों पूछा पता है? बिकॉज आई हैव सीन इन द एग्जाम क्या हुआ था एक बार कि उन्होंने इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछा, बट एक छोटा सा इसके अंदर ट्रिक कर दिया. उन्होंने नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म की जगह पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रिंग होमोमॉर्फिज्म पूछा. तो आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रिंग होमोमॉर्फिज्म. देन आंसर इज 1. करेक्ट. तो ऐसे ही छोटी छोटी सी ट्रिक करते हैं और ज्यादा कुछ नहीं करते. 1 1 1 नॉन जीरो. शेरोन, नॉन जीरो यानी कि अब ये जीरो नहीं ले सकते, लेकिन आइडेंटिटी मैप इज देयर, है ना? आइडेंटिटी मैप वुड बी द ओनली रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z to Z. Hence the correct option in that case would be B, that is 1. ठीक है? ओके शरण जी, समझा कि वाई 1 इज द करेक्ट आंसर. अगर पूछा गया नॉन जीरो तो आइडेंटिटी वुड बी द ओनली वन. चलो मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूं, एंड आई विल आस्क यू, लेट f from Q to Q be a ring homomorphism. क्या आप मुझे सिमिलर कंक्लूजन करके दे सकते हो? कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गए फ्रॉम Q to Q? मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप मुझे उसको आंसर करके दीजिए. फ्रॉम Q to Q कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं?
सिमिलर जैसा हमने z टू z के लिए सोचा, आपको q से q तक सोचना है। Q से Q रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इफ आई से F from Q to Q is a ring homomorphism, I can say either, दो केसेस तो ऑलरेडी मुझे पता है फ्रॉम द अबाउ। आई हैव केस वन, ये हो सकता है कि मेरा f ऑफ जीरो इज जीरो फॉर ऑल n इनसाइड इंटीजर f ऑफ n इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल n इनसाइड इंटीजर्स। और दूसरा केस ये हो सकता है कि मेरा f ऑफ n कुड बी इक्वल टू n फॉर ऑल n इनसाइड इंटीजर्स, है ना। ये तो हमने अभी अभी ऊपर ही प्रूव किया कि ना, यूज इट डायरेक्टली। if I say f from q to q is a ring homomorphism, then there are two possibilities. सारे के सारे इंटीजर या फिर जीरो पे जाएंगे, या फिर सारे के सारे इंटीजर खुद पे ही जाएंगे, n will get mapped to n। क्या ये मैं डायरेक्टली यहां पे यूज कर सकता हूं? बिकॉज सेम चीज करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर वन बोलोगे कि वन के लिए दो चॉइस है, फिर जीरो है तो एवरी इंटीजर गोज टू जीरो, अगर वन है तो एवरी इंटीजर गोज टू इटसेल्फ। लेकिन हमें क्यू के ऊपर होमोमॉर्फिज्म चाहिए, तो हमें सिर्फ इंटीजर के ऊपर डिफाइन नहीं करना है, हमें सारे के सारे रैशनल नंबर्स के ऊपर डिफाइन होना है। तो आगे क्या करना चाहिए? अगर मैं बोलता हूं कि सारे के सारे इंटीजर जीरो पे जाते, तो बचे हुए रैशनल नंबर कहां पे जाएंगे? क्या वो जीरो पे जाएंगे? अगर जाएंगे तो हाउ यू विल शो दैट? सो व्हाट आई विल शो फॉर एनी p comma q inside q where q is not equal to zero, definitely मुझे f ऑफ p by q के बारे में सोचना, f ऑफ p by q। This is something that I am interested in. F of p by q. Yes, anybody?
ऑब्वियसली मैं यही सोच रहा हूं कि अगर सारे के सारे इंटीजर जीरो पे जा रहे हैं तो मैं ये सोच रहा हूं कि p बाई क्यू है ना, उसको भी मुझे जीरो पे लेके जाना है। ठीक है, आई एम थिंकिंग कि ये p बाई क्यू जो है उसको भी मुझे जीरो पे लेके जाना है। हाउ आई शुड डू दैट? एनीबडी? हाँ जी, चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। सो व्हाट आई डू, सपोज इट इज गेटिंग मैप टू एक्स, ये जो है वो सामने किसी एक्स पे मैप करता है। देन सपोज my this is getting mapped to x. So suppose if I do f of p by q plus f of p by q plus dot 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 f of p by q. This is how many times I will do. I will add it how many times. Suppose if I add it q times, and that is same as what? That would be same as, can I say this is same as q times f of p by q? Because q is some integer for me, definitely I will consider a positive integer. अगर negative होगा तो negative sign ऊपर दे दूंगा, ठीक है? So my q is some positive integer. So now if I observe this, ये जो है वो क्या हो जाएगा? That would be f of, कितनी बार ऐड कर रहा हूं तो वो एडिशन अंदर चला जाएगा, p by q plus p by q plus dot 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 p by q. This is q times is equal to q times f of p by q. Therefore, inside the bracket I can write it as q times p by q, because वो चीज मैंने q times ऐड किया, q q cancel. Therefore, I get f of p equal to q times f of p by q. f of p क्या होगा? What would be my f of p in this case? मेरे इस f of p का वैल्यू क्या होगा? It should be 0 because integer है. This is 0 is equal to q times f of p. Why f of p is 0? Since my p is an integer. Hence f of p is 0 in this case because सारे integer तो 0 पे जा रहा है. Now from this, can I conclude my f of p by q must be 0? Because अगर q times f of p by q 0 है, then f of p by q को ही 0 होना पड़ेगा because my q is not equal to 0 and we are working in rational numbers which is an integral domain, यानी कि product of two number is 0 if and only if either of them is 0. This implies my f of x would be equal to 0 for all x inside rational number, है ना? बिकॉज पहले हमने बताया कि सारे के सारे इंटीजर के लिए 0 है, अभी अभी हम लोग ने बताया फॉर एनी रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q द आंसर इज 0, है ना? सो एक टाइप ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम q टू q है जीरो मैप. अगर सपोज मेरे सारे नेचुरल नंबर जो है वो सॉरी सारे इंटीजर जो इंटीजर पे जाता, अगेन आई विल डू द सिमिलर प्रूफ फॉर एनी p by q inside q such that my q is some positive integer, then